कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीचिंग एग्जाम चैनल एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग पिछली क्लास में गुप्त काल पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हर्ष को। ये समय जो है लगभग 550 से 750 ईस्वी तक का है। फिर 750 से हम लोग 1200 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। बस लगभग 2 क्लास बचा हुआ है। हम लोग हर्ष हर्ष के विषय में देखेंगे तो 606 से 647 तक का इतिहास है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहले हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ह्वेनसांग के विषय में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्षकालीन शासन प्रशासन। फिर हर्षकालीन धार्मिक जीवन। हर्षकालीन साहित्य। आज की क्लास में ये सब पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स जरूर लिखिए। आप लोग कमेंट्स नहीं लिखते हैं, कम से कम एक कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि हम और भी अच्छे से चीजों को सुधार कर सकें। हम लोग प्राचीन काल का, हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में प्रारंभ काल से लेकर के प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और गुप्त काल तक का इतिहास पढ़ चुके हैं। इसमें लगभग हम लोग 31-32 क्लास हो चुकी है। आप अकादमिक वार्ता प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सारी क्लासें क्रम से हैं पढ़ी हैं। आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। पढ़िए। कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी है, पीजीटी है, जीडीसी है या फिर यूजीसी नेट का, आप जब क्लास देख लेंगे तो बहुत सारा कुछ हंसने वाला है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज का। दरअसल हम लोग इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अनेक नए राजवंश का प्रारंभ हुआ। इसमें जैसे मौखरी वंश है, वर्धन वंश है, मैत्रक वंश है, कामरूप वंश है, गौड़ वंश है, चालुक्य वंश है। ये तमाम छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां कार्य कर रही थी। अच्छा, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद एक स्थान है, ये हरियाणा में अंबाला जिला, अंबाला जिले में एक जगह है थानेश्वर, हरियाणा के अंबाला जिले में। थानेश्वर, यहाँ पर पुष्यभूत वंश की स्थापना हुई और इसमें, इस वंश में नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन एवं प्रभाकर वर्धन, इन लोगों ने शासन किया, शासक हुए। जो प्रभाकर वर्धन था, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जो सबसे पहला पुत्र का नाम मिलता है उसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा पुत्र था इनका, उसका नाम था हर्ष। और इनकी एक बेटी है, उसका नाम मिलता है राजश्री। अच्छा, राजश्री की शादी जो है ये कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हो जाती है। ग्रहवर्मन से शादी हो जाती है इसकी। जब ग्रहवर्मन से शादी हो जाती है तो कहानी ये बनती है कि जैसे मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक, ये लोग मिलके ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। कौन कौन है? देवगुप्त और शशांक, ये लोग मिलके ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। जब हत्या कर देते हैं, ये खबर पता चलती है राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन क्या करता है, अपनी बहन की सुरक्षा के लिए या बहन के राज्य की रक्षा के लिए ये जाता है कहाँ? कन्नौज। जाएगा कहाँ? कन्नौज। ये जब कन्नौज जाएगा और राज्य जो है, अपना राज्य हर्षवर्धन को देकर जाएगा, छोटे भाई को कहेगा राज्य आप संभालिए, तो तब तक हम कन्नौज होकर आते हैं बहन के पास से। वहां ये जब कन्नौज पहुंच जाता है देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए, इसने देवगुप्त को पराजित कर दिया। लेकिन शशांक थोड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया, इसके साथ एक साजिश रची। इसने कहा देखो ऐसा है ना, जब आपस में झगड़े होते हैं तो समझौता भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, परिवार में, एक दूसरे परिवार में शादियां हो जाती हैं। अच्छा, ये झांसे में आ गया, राजवर्धन जो है इसकी बातों में झांसे में आ गया। और अच्छा, इसने सोचा कि इस तरीके से जो आपसी कड़वाहट है
ये मिट जाएगी। लेकिन राज्यवर्धन इस जाल को समझ नहीं पाया और उसकी हत्या हो गई। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई। जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो ये खबर पता चलेगी हर्ष को। तो हर्ष क्या करेगा? अमूमन सी बात है, हर्ष भी जाएगा कन्नौज। अब हर्ष चल दिया कन्नौज। हर्ष जब कन्नौज पहुंचा तो उसको खबर लगती है कि इसकी जो बहन है ये राजश्री, ये चली गई है विंध्य वनों में। अच्छा, हर्ष ने ऐसा उल्लेख मिलता है किताबों में कि हर्ष का एक ममेरा भाई था, उसका नाम था भांडी। कहीं कहीं भांडी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं भंडी लिखा मिलेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं भांडी एक पद था, पदवी थी। कुछ लोग कहते हैं इसका ममेरा भाई का नाम भांडी था। उसने भांडी को भेजा कि आप जाओ बहन को खोज के लाओ। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति का नाम मिलता है, जो एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम मिलता है दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र। तो दिवाकर मित्र की सहायता से भांडी दोनों लोग जाकर के विंध्य वनों में गए। जब विंध्य वनों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो राजश्री है ये सती होने जा रही है। ऐसा किताबों में उल्लेख है घटना का। और उसी समय, सही समय पर ये दिवाकर मित्र और भांडी पहुंच गए और उन्होंने राजश्री को बचा लिया। ये घटना है 606 ईस्वी की। 606 ईस्वी की घटना है। अच्छा, इसी वर्ष एक संवत इसने प्रारंभ किया हर्ष ने, उसका नाम है वर्धन संवत। वर्धन संवत कब? 606 में। हर्ष ने देवगुप्त को राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। गुप्त वंश की तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसने राजधानी परिवर्तन किया। थानेश्वर, उसकी पहले राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर से कन्नौज। तो क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। नोट करते जाइए, राजधानी परिवर्तन कर लिया। कहां किया? थानेश्वर से कन्नौज। क्योंकि एक जगह से दोनों जगह का शासन संभालना मुश्किल था। तथा वर्धन वंश और मौखरी वंश का विलय कर दिया आपस, दोनों को, इनको आपस में एक राज्य बना दिया, जोड़ लिया, विलय कर दिया। उसने भारत के बहुत बड़े हिस्से को जीता। 630 ईस्वी के बाद लगभग वही गौड़ वंश के राज्य क्षेत्र को कामरूप के भास्कर वर्मन के सहयोग से जीत लिया। हुएनसांग के अनुसार उसने लगभग 5 देशों को जीता। 5 देश क्या थे? अभी प्रश्न पूछा गया है यूजीसी में कि मौर्य साम्राज्य के समय कितने प्रांत थे, ऐसे ही प्रश्न उठाता है। इसमें कहा कि हुएनसांग के अनुसार उसने उत्तर भारत के लगभग 5 देशों को जीता। 5 देश नहीं, 5 लगभग प्रांत थे। यहाँ तक स्टोरी समझ में? तो सबसे पहली हेडिंग है, लिख लीजिए हम लोग, हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत। हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत, ये हेडिंग लिख लीजिए, हर्षकालीन इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहले नंबर पर आएगी हर्षचरित। अभी बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जो इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट महोदय इनके दरबारी कवि थे, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। लिख लीजिए, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। अच्छा, यूजीसी में प्रश्न आजकल कैसे पूछ रहा हूं, जैसे हर्षचरित है तो हर्षचरित तो आप जानिए, हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा, लोग रट ले रहे हैं। तो इसमें पूछेगा कि ये कितने चैप्टर में लिखा गया, तो ये 8 चैप्टर में है। इसमें लिखा रहेगा 8 अच्छावास। अच्छावास में लिखा गया। जैसे हम लोग जब मौर्य काल पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र पूछा, अर्थशास्त्र कितने प्रकरण में है, अर्थशास्त्र कितने अध्यायों में है, कई बार प्रश्न लगातार पूछा जा चुका है। अब आने वाले समय में इस तरीके से पूछे तो इसमें प्रथम जो 3 चरण हैं, 3 अध्याय हैं, उसमें बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी। और उसके बाद जो शेष 5 हैं, शेष जो 5 अच्छावास हैं, उसमें हर्ष का जीवन चरित, उसके साथ साथ हर्ष के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन से लगाकर राज्यरोहण, सैनिक अभियान, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो जीवन है उसके विषय में प्रकाश डालती है ये किताब। तो हर्षचरित
किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ये कितने अध्यायों में है? 8 अध्यायों में है। प्रथम 3 अध्याय जो हैं उसमें ये बाण महोदय ने अपनी आत्मकथा लिखी। उसका जो शेष 5 अध्याय हैं उसमें हर्ष के जीवन से संबंधित उसके सबसे पहले जीवन चरित्र के विषय में लिखा गया है, उसके प्रारंभिक जीवन, राज्यरोहण, सैनिक अभियान, है ना, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय में जानकारी हमको मिलती है। एक तो ये हो गया। दूसरा किताब है कादम्बरी। ये भी बाणभट्ट की कृति है। बाणभट्ट कृति लिखी गई, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। इसे संस्कृत का एक उपन्यास माना जाता है। लिख लीजिए, इसे संस्कृत का उपन्यास माना जाता है। अच्छा, इससे भी हमें हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक दशा का पता चलता है। नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजू श्री मूल कल्प। ये बौद्ध ग्रंथ है, महायान बौद्ध ग्रंथ है, महायान संबंधित है, तो लिख लीजिए इसको। यह एक महायान बौद्ध ग्रंथ है ना, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अच्छा, हर्ष के ग्रंथ। क्या मतलब है? हर्ष जो है स्वयं खुद विद्वान था, वह स्वयं लिखता था। उसने स्वयं लिखा, 3 नाटकों को लिखा। तो सबसे पहला है इसका प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका ये क्या है? इसमें वत्सराज के अंतापुर की प्रणय कथा का वर्णन किया गया। लिखना चलो, लिख लो। इसमें वत्सराज के अंतापुर की प्रणय कथा वर्णन है। दूसरी है इनकी रत्नावली। रत्नावली इसमें भी वत्सराज के उदयन तथा उसकी रानी वासोदत्त की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन है। लिखेंगे इसको, लिख लीजिए। अच्छा, इसमें वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासोदत्त, वासोदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा है। नेक्स्ट है नागानंद। ये बौद्ध धर्म से संबंधित रचना है। अच्छा, हर्ष स्वयं विद्वान था, उसने इन 3 ग्रंथों को लिखा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। अच्छा, कैसे पूछता है ये? आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा, क्वेश्चन कैसे बनाता है? मान लीजिए यहां लिख दिया इस तरीके से, क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको नोट कर लीजिए। समझा रहे हैं, मतलब समझने के लिए जैसे क्वेश्चन बना देगा कि हर्ष ने इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा। उदाहरण दे देगा, ए प्रियदर्शिका, बी रत्नावली, सी नागानंद, डी हर्षचरित। अब आप हर्ष ने इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा, आप लगे पढ़ने। उसके बाद लगेगा आपको प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी, नागानंद भी लिखी है और हर्षचरित भी लिखा है।
जबकि हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा था, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। तो ये नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बना लेता है। अब आपको ये तीनों आपको ग्रंथ याद रखने पड़ेंगे। ये तीनों ग्रंथ याद रहेंगे, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है ना। ये तीनों ग्रंथ उन्होंने लिखा, हर्ष ने। तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट द्वारा कृत, बाणभट्ट कृत हर्षचरित। हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण और इनके हर्षकालीन स्रोत हैं जानने के, जैसे ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की नाम से लिखा इसने, सीयू की। लगभग वही 629 से 644 तक, 629 से 644 ईस्वी। बांसखेड़ा अभिलेख मिलता है, बांसखेड़ा अभिलेख ये कहाँ मिलता है? उत्तरपुर के शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। मधुबन अभिलेख मिलता है, मधुबन अभिलेख ये भी उत्तर प्रदेश में मिलता है। एहोल अभिलेख मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हर्ष काल के विषय में जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण इसमें है ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की। तो हम लोग देख लेते हैं ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की क्या है। अच्छा, जब ह्वेनसांग के समय में, ये हर्ष के समय में ह्वेनसांग आया, ये पश्चिमी चीन से, अफगानिस्तान से, पेशावर से होते हुए कहाँ पहुंचा? हरियाणा। जब हरियाणा पहुंचा तो हरियाणा, वहां राजधानी थी थानेश्वर। जब थानेश्वर पहुंचा तो थानेश्वर पहुंचने के बाद इसने, वहां पता चला कि जो थानेश्वर का राजा था वो चला गया कहाँ? कन्नौज। ये तो स्टोरी अभी हम लोगों ने पढ़ी। जब कन्नौज चला गया तो वो कन्नौज आया। कन्नौज के बाद वो गया कहाँ? कपिलवस्तु गया। कन्नौज के बाद गया वो कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में जहां बुद्ध जन्मे थे। उसके बाद पाटलिपुत्र गया, पाटलिपुत्र गया, पाटलिपुत्र होते हुए जहां बुद्ध का धम्म सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र में, उसके बाद वह नालंदा पहुंच गया। नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में आप लोग जान ही रहे हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय था, वहां पहुंचा। वहां उसने ठाना की पढ़ाई करेंगे, पढ़ने का मन बना लिया। और कहता है कि बाकायदा उन्होंने प्रवेश परीक्षा दी। वहां के जो आचार्य थे उन्होंने उससे एडमिशन के लिए, जैसे आप लोग सीयूटी देते हो आजकल, उसी तरीके से कुछ प्रश्न पूछे गए उससे। प्रश्न कैसे? मौखिक होते थे, ऐसा नहीं कि एग्जाम देना पड़ रहा था। मौखिक प्रश्न उससे कुछ पूछ लिए गए। आचार्य वहां के मूलभूत कुछ प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया और उसको प्रवेश दे दिया। कहा जाता है कि नालंदा बौद्ध विहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी, नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 73,000 स्टूडेंट उस समय थे, जिसमें कई विदेशी थे। चीन से थे लोग, तिब्बत से थे स्टूडेंट, म्यांमार से थे, श्रीलंका से भी थे, अफ्रीका है, मतलब आदि कर लेते हैं। कई देशों के स्टूडेंट थे, इसीलिए इसको विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय का मतलब ही है कई देशों से स्टूडेंट आए, पढ़े, खुला माहौल हो, ओपन, ऐसा नहीं संकीर्णता हो आप छोटे से। हालांकि हमें नहीं ऐसे बोलना चाहिए। विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि कई देशों से स्टूडेंट आए, पढ़े। पढ़ने पढ़ाने की जो शैली थी वो मौखिक थी। अब इसने क्या किया? ह्वेनसांग ने, ह्वेनसांग ने कुछ तथ्य जुटाए। वहां से कुछ तथ्य जुटाए और कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली और बहुत खुश हुआ। तथ्य जुटाए, पहुंच गया हर्ष के पास। कहां पहुंच गया? हर्ष के पास पहुंच गया, हर्ष के पास। अब हर्ष को बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के विषय में बताया हर्ष को। हर्ष बहुत खुश हुआ। उसने कहा हम एक सम्मेलन करेंगे। इसके पहले भी सम्मेलन हुआ, अशोक के समय में सम्मेलन हुआ, हम एक सम्मेलन करवाएंगे
घनश्याम ने ये सम्मेलन 21 दिन चला और इसका संचालन किया घनश्याम ने। लगभग 20 दिन बीत गए, सम्मेलन चल रहा है। लेकिन देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपका अगर कोई सपोर्ट भी कर रहा है तो कोई विरोध भी करेगा। बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप उतर जाइए जनता के बीच में तो आपका भी लोग विरोध करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही पहलू है, दो पहलू होते हैं। अब ये क्या है, जहां पर टेंट लगा था उसी में किसी ने आग लगा दी। अब आग लगा दी जब, तो 6 लोग घायल हुए। ये बात पता चली हर्ष को। जब हर्ष को ये बात खबर लगती है तो हर्ष ने दंड दिया। आयोजन आयोजन स्थल पर आग लगाई गई थी और जो लोग आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब समझ लो, इसका पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट लिखिए। सबसे पहला, ह्वेनसांग ने एक सम्मेलन करवाया। ह्वेनसांग ने एक सम्मेलन करवाया। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये आयोजन स्थल कहां था? कन्नौज। अध्यक्षता किसने की? ह्वेनसांग। कितने दिन चला? 21 दिन। दूसरी जानकारी हमको हर्ष के द्वारा प्रयाग में एक धार्मिक समारोह किया गया जिसका नाम है महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद। ये कितने दिन चला? 4 दिनों तक चला। ये कितने दिन चला? 4 दिनों तक चला। इसमें पहले दिन सूर्य पूरा पूजा हुई। सूर्य पूजा। दूसरे दिन शिव की पूजा। तीसरे दिन बुद्ध की पूजा। बुद्ध की पूजा। चौथे दिन, अंतिम दिवस में वो दान करता था। सब कुछ दान कर देता था, सर्वस्व दान कर देता। यहां तक कहा जाता उसने अपने वस्त्र तक दान कर दिए थे। ये प्रत्येक 5 वर्ष में सम्मेलन होता था। कहा जाता है वो सब कुछ, जो भी आम चीज है, खास चीज है, सब, यहां तक अपने कपड़े भी दान कर देता है। एक बार उसने कपड़े दान किए और अपनी बहन से, राजश्री से कपड़े उधार मांगे। ये अपनी जो आय का 1/4 हिस्सा अर्थात 25% दान कर देता था। महादानी राजा था। यहां तक समझ में आई स्टोरी? चलिए, हर्षकालीन शासन प्रशासन देख लेते हैं। हर्ष के समय की अगर शासन प्रशासन की बात करें तो यहाँ भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसका अर्थ क्या मतलब? राजा ही सर्वे सर्वा होता था। यहाँ भी सबसे पहले केंद्र, उसके बाद में हम लोगों को प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद हम लोगों को ग्राम प्रशासन देखने को मिलता है। जो राजा होता था उसके हम लोग शुरू से पढ़ते चले हैं, सहयोगी होते थे। सेना होती थी। सेना जो है, चौरांगणी सेना होती थी। चौरांगणी सेना, इसके अंतर्गत चौरांगणी का मतलब क्या होता है पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हस्त सेना, मतलब हाथियों हाथियों पर बैठ के जो लोग युद्ध करते थे। घुड़सवार सेना, घोड़ों पर सवारी कर। पैदल सेना, पैदल जाती थी। उसका रथ सेना। ये उल्लेख मिलता है चौरांगणी सेना का। हम लोग शुरू से पढ़ते चले आए तो देख रहे थे। अब इस समय तक राजा जो है ना, राजा महाराजा आदि बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगते थे। इसमें कई पदनाम मिलते हैं, जैसे अमात्य है, ये सचिव होता था। ये मंत्रियों के लिए ज्यादातर। और इसका जो मेन प्रधान था, एक शब्द मिलता है भांडी। ये प्रधान होता था। भांड, प्रधान सचिव। अवंत, ये विदेश सचिव होता था।
सिंहनाद, ये सेना का प्रमुख होता था, प्रधान सेनापति। कुंतल, यह अश्वरोही सेना का प्रधान होता था, अश्वरोही सेना का प्रधान। स्कंदगुप्त, ये हाथियों का, हस्त सेना का प्रधान होता था, हस्त सेना का प्रधान। एक शब्द मिलता है महासंघ विग्रह, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, महासंघ विग्रहक। तो ये क्या था, ये युद्ध में संधि कराने के लिए, जैसे कहीं विदेशियों के साथ युद्ध होने वाला है या कुछ भी, तो उसमें या तो बातचीत कर संधि करा देता था या फिर झगड़ा, मतलब युद्ध होता था। राजनीतिक इकाइयां, सबसे पहले अगर राजनीतिक इकाइयां देखें, इसके अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्र, इसका जानिए राष्ट्र, उसका राजा महाराजा प्रमुख होता था। उसके बाद प्रांत, उसके बाद विषय, ये राजनीतिक इकाइयां थी। ग्राम प्रशासन की जो प्रशासनिक नेतृत्व करता था उसको पाटलिक के हाथ में होता था, ग्राम का प्रमुख जो होता था पाटलिक होता था। अच्छा, हम लोगों ने हस्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ लिए। अच्छा, हम लोगों ने हस्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत पढ़ लिया, एक टॉपिक ये स्रोत पढ़ लिया। उसके बाद हुएंसांग को पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग शासन देख रहे थे। धार्मिक जीवन बचा है, धार्मिक जीवन। चलिए, हर्षकालीन धार्मिक जीवन की बात अगर करें, धर्मनिरपेक्ष था। हर्ष का जो निजी धर्म था, पहले शैव धर्म को मानता था। हर्ष पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में वो सूर्य की भी पूजा कर रहा है और बौद्ध धर्म का भी फॉलोवर था। समय को देखते हुए आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। तो आप लोग, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से आपको जो भी क्लास अपलोड करें वो मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सुझाव देना है, सुझाव दे सकते हैं, और कमेंट्स जरूर लिखिए। अगर समझ में आ रहा है क्लास तो आप यस लिखिए, कम से कम हमको कुछ कुछ तो फीडबैक मिले। आप लोग कमेंट्स नहीं लिखते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।